हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पायलट पाठशाला। आज की इस वीडियो में लोग मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है थिन सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल सेल। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पतले बेलनाकार एवं गोली खोल। ये जो है मतलब मैकेनिकल वाले बच्चे पढ़ेंगे, सिविल के सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपका कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये सिविल मैकेनिकल दोनों के कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर सिविल वाले बच्चे पढ़ना चाहें अभी तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि बाद में कंपटीशन में पूछा जाएगा, आपके सेमेस्टर एग्जाम में नहीं आएगा। तो हमारा टॉपिक क्या है? प्रेशर वेसल या सेल। होता क्या, दाब पात्र होता क्या है? सभी ओर से बंद वह पात्र जिसमें कोई तरल हाई प्रेशर पर भरा जा सके या जो बाहर से लगाए गए दाब को सहन कर सके, दाब पात्र कहलाता है। जैसे आपका एलपीजी सिलेंडर हो गया, तो एलपीजी सिलेंडर आपका इस तरीके से कुछ होता है, इस तरीके से। तो इसमें क्या होता है, जो आपका एलपीजी भरा होता है वो क्या भरा होता है? हाई प्रेशर पर भरा होता है। तो ये क्या करा, अंदर से लगाए गए प्रेशर को, जो आपका एलपीजी का प्रेशर है उसको क्या कर रहा है? सहन कर रहा है एक तरीके से। आप पीपा वाला पुल देखे होंगे नदी पे, नदी पे कुछ पीपा वाला पुल ऐसे होता है। तो ये क्या करता है एक तरीके से, ये बाहर से लगाए गए दाब को सहन करता है, यानी कि मतलब पानी क्या करता है, पानी में तैरता रहता है, पानी क्या करता है, इस पर प्रेशर लगाता है एक तरीके से, और उसके प्रेशर को ये क्या करेगा, एक तरीके से सहन करता है। इसका कुछ हिस्सा नदी में डूबा रहता है और कुछ हिस्सा क्या होता है आपका ऊपर आता है। कहने का मतलब आपका लगभग आधा हिस्सा डूबा रहेगा पानी में, आधा हिस्सा क्या होता है ऊपर तैरता रहता है। तो पीपा वाला पुल हो गया, ये भी क्या है? प्रेशर वेसल। आपका एलपीजी सिलेंडर हो गया, ये भी क्या है? प्रेशर वेसल है। तो ऐसा कोई भी सभी ओर से बंद वह पात्र यानी वह बर्तन जिसमें कोई तरल हाई प्रेशर पर भरा जा सके या जो बाहर से लगाए गए दाब को क्या कर सके, सहन कर सके, आपका दाब पात्र यानी प्रेशर वेसल कहलाता है। अब ये दो टाइप का होता है, एक थिन सेल होता है और एक थिक सेल होता है। थिन सेल कब बोलेंगे कि ऐसा खोल या ऐसा प्रेशर वेसल जिसकी मोटाई उसके व्यास के 1/10 गुने से कम होती है, पतला खोल कहलाता है। यानी पतले खोल के लिए जो टी आपका थिकनेस होगा D/10 के बराबर होगा, मतलब टी इज लेस देन D/10, यानी कि थिकनेस अगर आपका D/10 से क्या है, कम है, तो आपका थिन सेल होगा। तो यहाँ पे टी क्या है? थिकनेस ऑफ सेल है, और डी क्या है? इंटरनल डायमीटर ऑफ सेल है। और थिक सेल कब होगा आपका? ऐसा खोल जिसकी मोटाई उसके व्यास के 1/10 गुने से ज़्यादा होती है, मोटा खोल कहलाता है। मोटे खोल के लिए क्या होगा? टी इज ग्रेटर देन क्या होगा? D/10 होगा। यानी टी का मान टी जो है D/10 से क्या होता है? बड़ा होता है। तो आपका ये हो गया थिक सेल। तो कभी कभी एग्जाम में थिन और थिक सेल ही 5 नंबर में पूछ लिया है। तो थिन सेल सिंपली आपको क्या जानना है? आपको जानना है टी जो है D/10 से कम होगा, और थिक सेल के लिए क्या जानना है? टी जो है D/10 से अधिक होगा। तो इसी से परिभाषा बना लेंगे। तो ऐसा सेल या ऐसा प्रेशर वेसल जिसकी मोटाई उसके व्यास के 1/10 गुने से क्या है, कम है, उसे पतला खोल कहेंगे, और जिसकी मोटाई उसके व्यास के मतलब डायमीटर के 1/10 गुने से क्या है, ज़्यादा, उसे आप लोग मोटा खोल कहेंगे। अब हमारा अगला टॉपिक है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इन थिन सिलेंड्रिकल सेल। मान लीजिए कोई आपका सिलेंडर है, थिन पतला बेलनाकार खोल है, और तो उसमें कितना स्ट्रेस और स्ट्रेन डेवलप होगा, इसको हमको कैलकुलेट करना है। यानी पतले बेलनाकार खोल में प्रतिबद्ध तथा विकृति। तो किसी बेलनाकार खोल में भरे गए तरल के आंतरिक दाब के कारण खोल में दो प्रकार के प्रतिबल पैदा होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और एक सरकमफ्रंटियल स्ट्रेस। सरकमफ्रंटियल स्ट्रेस को हम लोग हुप स्ट्रेस के भी नाम से जानते हैं, हिंदी में बोलते हैं परिधीय प्रतिबल, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को हम लोग बोलते हैं अनुदैर्ध्य प्रतिबल। तो जैसे मान लीजिए कोई सेल है आपका, अगर हम डायग्राम यहाँ पे बनाएं, एक सिंपल सा डायग्राम बनाएं, किसका? बेलनाकार खोल का हम डायग्राम एक बनाएं अगर, तो मान लीजिए एक हम ये ऐसे जो है एक डायग्राम बना रहे हैं, बेलनाकार खोल है, ये बेलनाकार खोल है। इस तरीके से ये क्या होगा, एक तरीके से कि जो है क्या है, मतलब ये जो आपका बेलनाकार खोल है इसकी एक तरीके से थिकनेस है। तो ये देखिए, इसमें अगर हम लोग प्रेशर की बात करें तो इसमें क्या होगा, जो भी इसमें फ्लूइड भरा रहेगा, मान लीजिए इसमें कोई फ्लूइड भरा है, वो क्या करेगा, सभी सतहों पर क्या करेगा, लंब दिशा में क्या करेगा, एक प्रेशर अप्लाई करेगा। तो प्रेशर अप्लाई करेगा तो ये जो सेल है आपका दो तरीके से फट सकता है। एक लंबाई को निर्दिष्ट, मतलब आपका ऐसे सेल फट जाए, ऐसे स्पेस से फट जाए, और एक सेल आपका स्पेस से फट सकता है। तो आपका आपका जो, अगर इसको हम एक्स एक्सिस माने और इसको माने वाई वाई एक्सिस माने, तो आपका जो एक वाई वाई एक्सिस के अबाउट अगर फट रहा है, मतलब आधे पर से ऐसे अलग हो जा रहा है, ऐसे क्या हो रहा है आपका, आधे पर से अगर ऐसे अलग हो जाए,
तो इसमें क्या होगा, इसमें ये वाला प्रेशर जो इस पे लगेगा, मतलब ये आपका जो साइड व्यू आपका दिख रहा है, इसके सरफेस पे जो प्रेशर लगेगा उसके कारण क्या होगा, आपका मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट वाई एक्सिस के अबाउट फटेगा। तो इसमें जो स्ट्रेस किस में आएगा, इसमें आएगा, मतलब एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेस आएगा, तो इसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। इसको क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। और अगर आपका एक सेल आपका ऐसे फट सकता है, एक सेल आपका ऐसे फट सकता है, इस प्रकार से भी आपका सेल फट सकता है, ऐसे फट सकता है आधे पर से फटकने के लिए। तो इसमें क्या होगा, इसमें इसके इस वाले लेयर पे ऐसे स्ट्रेस आएगा। अब इस स्ट्रेस को हम लोग क्या बोलेंगे, सरकमफ्रंटियल स्ट्रेस बोलेंगे, एफसी से दर्शाएंगे। तो दो तरीके से आपका फट सकता है। तो यहाँ पे देखिए डायग्राम से समझाया गया है, यहाँ पे डायग्राम से समझाया गया है कि किस प्रकार से स्ट्रेस आपके पैदा हो रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे बात करें तो किसी बेलनाकार खोल में भरे गए तरल की दाब, आंतरिक दाब के कारण खोल में दो प्रकार के प्रतिरोध पैदा होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, एक सरकमफ्रंटियल। तो लॉन्गिट्यूडनल आपका इस तरीके से आपका फटा हुआ दिखाया गया है, मतलब जो वाई एक्सिस है उसके अबाउट फट रहा है। तो यहाँ पे जो आपका यहाँ पे जो स्ट्रेस पैदा हो रहा है, इसको हमने एफएल से दर्शाया है, लंबाई के अक्ष में ये पैदा हो रहा है, लंबाई की दिशा में पैदा हो, इस नाते इसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हम लोग बोल रहे हैं। और ये किसके कारण, ये जो आपका प्रेशर, ये आपका ये साइड पे जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है, यही इसी के कारण क्या होगा, इस प्रकार से फट रहा है। तो ये जो फटेगा तो इसका जो साइड व्यू है, ये क्या है, एक तरीके से साइड व्यू दिखाया गया है। और ये इसका डायमीटर कितना है, डी है इंटरनल डायमीटर, और थिकनेस आपका क्या है, थिकनेस यहाँ पे टी दिखाया गया है, और डायमीटर डी दिखाया गया है। तो अगर हम लोग बात करें तो माना पी क्या है, तरल का दाब है, डी क्या है, खोल का आंतरिक व्यास है, इंटरनल डायमीटर ऑफ सेल है, पी क्या है, प्रेशर ऑफ फ्लूइड है, टी क्या है, खोल की मोटाई है, और एफ एल क्या है, खोल में उत्पन्न अनुदैर्ध्य प्रतिबल है, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डेवलप्ड इन सेल है। तो ब्रस्टिंग फोर्स ड्यू टू प्रेशर, यानी प्रेशर के कारण ब्रस्टिंग फोर्स मतलब फाड़ने वाला बल, सिलेंडर को फाड़ने वाला बल ब्रस्टिंग फोर्स हम लोग बोलते हैं, बराबर क्या होता है, प्रेशर इंटू एरिया के बराबर होता है। तो प्रेशर आपका पी लगेगा और ये किस एरिया में अप्लाई होगा, ये आपका अगर हम लोग साइड भी देखें तो इस वाले एरिया में क्या लगेगा, ये प्रेशर लगेगा, क्योंकि थिकनेस वाला तो मोटाई वाला हो गया, इसमें स्ट्रेस पैदा होगा। इस वाले में क्या होगा, एक तरीके से स्ट्रेस पैदा होगा मोटाई में, और इस वाले पे किनारे पे क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा, ये फाड़ने के लिए जिम्मेदार होगा। तो प्रेशर और इस सर्किल का, अंदर वाले सर्किल का एरिया जो होगा वो क्या होगा, वो π/4 डी स्क्वायर के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, π/4 डी स्क्वायर के आपके बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रस्टिंग फोर्स ड्यू टू प्रेशर इक्वल टू हो जाएगा प्रेशर इंटू एरिया, तो पी इंटू π/4 डी स्क्वायर। और रजिस्टिंग फोर्स ड्यू टू स्ट्रेस मतलब प्रतिबल के कारण प्रतिरोधी बल, प्रतिबल क्या करेगा, एक तरीके से प्रतिरोध पैदा करेगा। तो प्रतिबल के कारण प्रतिरोधी बल जो होगा आपका स्ट्रेस इंटू रजिस्टिंग एरिया के गुणनफल के बराबर होगा। तो स्ट्रेस क्या है आपका एफ एल है, और रजिस्टिंग एरिया क्या है, π/dt है। π/dt कैसे होगा, जैसे मान लीजिए आपका इस प्रकार से है, इस प्रकार से इसका थिकनेस कितना है, इसका अगर ये थिकनेस की हम लोग बात करें तो ये टी है। मान लीजिए हम यहाँ से काट दें, एक जगह से काट दें और इसको फैलाएं, इसको क्या कर दें, काट के फैलाएं, तो इसका अगर आंतरिक हम परिधि की बात करें, ये वाला अगर इसका अंतर वाले का भाग की इसकी बात करें, हम इसकी बात करें, इसकी अगर हम लोग बात करें तो इसकी लंबाई कितनी होगी, π/d होगा, इसकी लंबाई π/d होगी। तो ये आपका हो गया π/d, और इसका थिकनेस कितना है, टी, तो एक तरीके से आयत बन गया। तो इसका एरिया जो टोटल होगा वो क्या होगा, π/dt होगा। क्या होगा, π/dt, क्योंकि हमने एक जगह से काट के क्या कर दिया, फैला दिया, फैलाने के बाद हमको इस प्रकार से दिख रहा है। तो ये क्या हो गया, ये परिधि हो गया, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया परिधि, ये आपका हो गया π/d, क्या हो गया, परिधि हो गया, और थिकनेस कितना हो गया, टी हो गया। तो आपका एरिया क्या हो जाएगा, π/t हो जाएगा। तो अगर हम इसके एरिया की बात करें तो आपका स्ट्रेस हो गया एफ एल, और रजिस्टिंग एरिया क्या होगा, π/dt होगा। क्या रजिस्टिंग एरिया क्या होगा, π/dt होगा। उसके अकॉर्डिंग हम लोग अब संतुलन की स्थिति में क्या होगा, इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, संतुलन की स्थिति में आपका रजिस्टिंग फोर्स जो होगा यानी प्रतिरोधी बल जो होगा ब्रस्टिंग फोर्स के बराबर होगा, यानी फाड़ने वाले बल के बराबर होगा। यानी एफ एल इंटू π/dt जो होगा पी इंटू π/4 डी स्क्वायर के होगा। तो एक पाई से एक पाई कटेगा, एक डी से एक डी कटेगा, तो एफ एल आ गया PD/4T। एफ एल क्या आ गया, PD/4T। इस चैप्टर में डेरिवेशन ही है पूरा है, और डेरिवेशन ही जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे फिगर बना के तो बहुत ईजी है, बहुत आसानी से आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ये चैप्टर आपको तभी समझ में आएगा जब इसके पहले आप लोग स्ट्रेस एंड स्ट्रेन जब पूरा पढ़े रहेंगे,
तभी इस चैप्टर समझ में आएगा, नहीं तो इस चैप्टर को समझने में आपको दिक्कत होगी। अब हम लोग बात करते हैं सरकमफ्रंटियल स्ट्रेस की बात करते हैं या हुप स्ट्रेस की बात करते हैं। हिंदी में हम लोग इसको क्या बोलते हैं? हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं परिधि प्रतिबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिधि प्रतिबल बोलते हैं। परिधि प्रतिबल बोलते हैं हिंदी में। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, अब इस तरीके से फट रहा है, जो हमने फिगर बनाया था स्टार्टिंग में, आधे पर से क्या हो गया, फट गया। तो एक तरीके से मान लीजिए ये क्या है, ये मान लीजिए आपका सेल है, ये आपका क्या हो गया, सेल है। अब की क्या हो रहा है, ऐसे आधे पर से ऐसे फट रहा है। अगर हम एक प्लेन ड्रा करें, अगर यहाँ पे एक हम प्लेन ड्रा करें तो इस प्रकार से कुछ फट रहा है। मतलब ये प्लेन क्या कर रहा है, यही प्लेन सब उसकी यही प्लेन क्या कर दे रहा है, एक तरीके से फाड़ रहा है। तो आधे पर से कट के जब अलग होगा तो कुछ इस प्रकार से आपका दिखेगा। आधे पर से कट गया तो ये जो आपका स्ट्रेस इसमें पैदा हो रहा है ये FC है। स्ट्रेस क्या पैदा हो रहा है, इसके सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में FC पैदा हो रहा है। ये थिकनेस क्या आपका T है, थिकनेस आपका T है, लंबाई क्या है, L है। तो इसमें क्या होगा, इसमें कौन सा एरिया आएगा, तो इसमें कॉन्सेप्ट होता है प्रोजेक्टेड एरिया थ्योरम। एक होता है, आपके सिलेबस में है नहीं प्रोजेक्टेड एरिया थ्योरम, इसको डेरिवेशन में नहीं करवा रहे हैं। तो जो प्रेशर लगेगा, जैसे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे ये जो कर्व सरफेस इस पर प्रेशर लगेगा, तो कैलकुलेशन के लिए हम लोग प्रोजेक्टेड एरिया लेते हैं। और प्रोजेक्टेड एरिया कौन सा होगा, ये वाला अंदर वाला जो ये एरिया होगा, ये आपका होगा प्रोजेक्टेड एरिया। मतलब ये जो बीच में आपका ऐसे पोर्शन आया है, ये आपका फटा है, तो ये बीच वाला जो पोर्शन है यही आपका क्या होगा, ये प्रोजेक्टेड एरिया होगा। ये क्या होगा, तो इसका ये डायमेंशन D है और ये डायमेंशन क्या है, L है। तो ब्रस्टिंग फोर्स ड्यू टू प्रेशर क्या होगा, प्रेशर इनटू प्रोजेक्टेड एरिया होगा। जहाँ पे आपका कहीं पे कर्व्ड एरिया आएगा तो वहाँ पे हम लोग प्रोजेक्टेड एरिया थ्योरम का यूज करते हैं, तो प्रोजेक्टेड एरिया के बराबर होगा। यानी प्रोजेक्शन, इस कर्व का जो प्रोजेक्शन होगा, आप लोग ड्राइंग पढ़ चुके हैं, इस कर्व का ये आपका ऐसे क्या है, ऐसे आपका एक बना हुआ है एक तरीके से। अब इसका क्या होगा, इसका एक तरीके से प्रोजेक्शन जो आएगा, इसका जो प्रोजेक्शन आपका आएगा एक तरीके से, वो क्या आएगा, वो ऊपर से देखेंगे, टॉप से देखेंगे तो क्या होगा, यही ऊपर वाला आएगा एरिया, ये प्रोजेक्शन एरिया होगा। तो ये वाली लंबाई क्या है, D है, और ये क्या आपका L है। तो क्या हो जाएगा, प्रेशर हो गया P और प्रोजेक्टेड एरिया क्या हो गया, D इंटू L हो गया। क्यों, क्योंकि एक आपका आयत बन रहा है ये। तो ब्रस्टिंग फोर्स कभी भी अगर कर्व सरफेस से निकालेंगे तो वहाँ पे प्रोजेक्टेड एरिया हम लोग लेते हैं, ध्यान रखिएगा। तो प्रेशर इंटू प्रोजेक्टेड एरिया, तो P इंटू DL हो गया। और रजिस्टिंग फोर्स की अगर हम लोग बात करें, रजिस्टिंग फोर्स ड्यू टू स्ट्रेस, तो ये क्या होगा, स्ट्रेस इंटू रजिस्टिंग एरिया होगा। तो स्ट्रेस का मान क्या है, FC है। यहाँ पे सरकमफ्रंटियल स्ट्रेस को हम लोग FC दर्शाते हैं। और रजिस्टिंग एरिया, अब रजिस्टिंग एरिया की अगर हम लोग बात करें तो ध्यान दीजिए कौन सा एरिया रजिस्ट करेगा। तो यहाँ पे जो रजिस्ट करेगा एरिया, ये वाला एरिया रजिस्ट करेगा। ये छोटा सा जो एरिया है यही क्या करेगा, यही रजिस्ट करेगा, यही मतलब फाड़ने का क्या करेगा, विरोध करेगा। तो इसका एक डायमेंशन क्या है, T है, और एक डायमेंशन क्या है, L है। तो एक तरीके से आयत बन रहा, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, L इंटू T होगा। और ऐसे इधर भी है, इसका एरिया भी क्या होगा, L इंटू T होगा। तो यहाँ पे एरिया हो जाएगा 2TL। तो स्ट्रेस इंटू रजिस्टिंग एरिया क्या हो जाएगा, 2TL। तो अब क्या कर देंगे, इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, संतुलन की स्थिति में क्या हो जाएगा, रेस्टिंग फोर्स जो होगा रेस्टिंग फोर्स के बराबर होगा। तो FC इंटू 2TL जो हो जाएगा PDL के बराबर होगा। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो FC बराबर क्या हो जाएगा, PD/2T। तो यहाँ पे एक नोट जानना जरूरी कि पतले बेलनाकार खोल की डिजाइन प्रायः FC पर किया जाता है। यानी कि कोई अगर देगा कि इतने स्ट्रेस पे ये फेल हो रहा है तो प्रश्न में वो FC, प्रश्न में ये नहीं कहेगा कि इतना मतलब लॉन्गिट्यूडनल है कि सरकमफ्रंटियल, कह देगा कि ये 50 न्यूटन 50 MPa स्ट्रेस पे जो क्या फेल हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या मान लेंगे, FC मान लेंगे। तो कोई भी बॉडी जिस स्ट्रेस पे फेल होता है हम लोग उसी पे उसकी डिजाइन करते हैं। क्यों, क्योंकि मान लीजिए अगर वो FC सहन कर लेगा, FC का मान ज़्यादा होगा। यहाँ पे अगर देखें तो FC है PD/2T, कंपटीशन में आता है जो FC जो होता है वो 2FL के क्या होता है, बराबर होता है। यानी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का क्या होता है, 2 गुना होता है। तो हमेशा जो डिजाइन करेंगे किस पे करेंगे, FC पे करेंगे, क्योंकि इसमें FC स्ट्रेस का मान FC का जो मान होगा FL का 2 गुना होगा। तो फेल होने की संभावना हमेशा किस पे होगी, FC पर होगी। अगला हमारा टॉपिक है स्ट्रेन इन थिन सिलेंड्रिकल सेल। स्ट्रेन मतलब थिन सिलेंड्रिकल सेल में स्ट्रेन क्या होगा। तो यहाँ पे हमने मान लिया माना खोल के पदार्थ का प्रत्यास्थता गुणांक ही है तथा पाइजन अनुपात 1/m है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगा, EL का मान देखिए। अब लंबाई की दिशा में अगर हम लोग बात करें तो लंबाई की दिशा में जो विकृति होगा वो आपका क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा। और लॉन्गिट्यूडनल E बराबर क्या होता है, F/E होता है। तो यहाँ से EL बराबर क्या हो जाएगा, FL/E हो जाएगा। और लैटरल स्ट्रेन हम लोग पढ़ चुके हैं
क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन जो होता है यह बटे एम के बराबर होता है, और उसको हम लोग माइनस में लेते हैं एक तरीके से। हम लोग पढ़ चुके हैं कि 1/m बराबर क्या होता है, माइनस लेटरल स्ट्रेन अपान लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, अपान क्या, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन 1/m पर। तो यहाँ से अगर हम लोग लेटरल की बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को हम लोग किससे दर्शाते हैं, ई से दर्शाते हैं। यहाँ पे ईएल से दर्शाया गया एक तरीके से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे लेटरल स्ट्रेन की अगर हम लोग बात करें तो लेटरल स्ट्रेन क्या हो जाएगा, -1/m इंटू ई एल, और ई एल का मान क्या होगा, यह बटे ई के बराबर होगा एक तरीके से। क्या अब यहाँ पे अगर हम लोग लेटरल की अगर हम लोग बात करें तो उसके अकॉर्डिंग जैसे आपका क्या होता है, एफ बटे ई आपका होता है लॉन्गिट्यूडनल, और लेटरल क्या होता है, एफ बटे एम ई होता है। क्या होता है, एफ बटे एम ई होता है, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल तो ये क्या होगा, एक तरीके से हो जाएगा -1/m इंटू ई, और ई बराबर क्या होता है, एफ बटे एम ई। क्या होता है, एफ बटे एम ई। तो ये पहले चैप्टर में पढ़ाया गया है कि लेटरल स्ट्रेन का मान क्या होता है, एफ बटे एम ई के क्या होता है, बराबर होता है। तो अगर कन्फ्यूजन हो कोई तो पहला चैप्टर एक बार आप लोग देख लीजिएगा, जहाँ पे पॉइजन रेशियो वगैरह पढ़ाया गया है, तो आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें ई एल बराबर, तो एफ एल का मान क्या है, PD/4T, और एफ सी का मान क्या है, PD/2T, और एम इंटू ई हो जाएगा। तो यहाँ पे PD/2T कॉमन ले लेंगे तो 1/2 माइनस 1/m आपका आंसर हो जाएगा। चाहे तो आप इसको कंपटीशन में इस फॉर्म में भी आ सकता है, ई एल बराबर यहाँ पे अगर हम लोग लिखें PD, चलिए मतलब म्यू के टर्म में 1/m को हम लोग क्या कहते हैं, म्यू कहते हैं, 1/2 माइनस म्यू के टर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं। तो कंपटीशन में उसके टर्म में भी पूछा जाता है। आप लोग पढ़ चुके हैं 1/m को हम लोग पॉइजन रेशियो को 1/m को हम लोग किस नाम से जानते हैं, ये हमको म्यू नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो ई एल का मान आ गया PD/2T 1/2 माइनस 1/m। अब मान लीजिए इस पर कोई न्यूमेरिकल आ गया तो फार्मूला जनरली आपको याद ही नहीं रहेगा। तो अगर ये चीज़ लाइन याद है, ई एल का मान एफ एल बटे ई माइनस एफ सी बटे एम ई की, अगर ये फार्मूला याद रहेगा तो यहाँ पे एफ एल और एफ सी का मान रख देंगे तो आपका डेरिवेशन करके आ जाएगा, तो आप न्यूमेरिकल लगा पाएंगे। अगर आपको डेरिवेशन नहीं आ रहा है तो आप न्यूमेरिकल भी नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि आपका फार्मूला क्या है, काफ़ी लेंदी है और एग्जाम में भूलने की संभावना बनी रहती है। अब हम लोग बात करें सरकमफ्रंटियल स्ट्रेन की या हुप स्ट्रेन की, ईसी। तो यहाँ पे ईसी जो आपका होगा, यहाँ पे अब क्या होगा, अब डायमीटर के जैसे आपका ये है, अब यहाँ पे क्या, अगर हम लोग सरकमफ्रंटियल स्ट्रेन की बात करें तो डायमीटर आपका एक तरीके से, डायमीटर जो होगा इसको हम लेटरल मान लेंगे। क्यों, क्योंकि अब फोर्स हमारा उसी डायरेक्शन वाला हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं, यानी स्ट्रेस। तो ईसी क्या हो जाएगा, FC/E हो जाएगा, और लंबाई के अनुदिश वाला क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा लेटरल। तो ये क्या हो जाएगा, ये FL/ME, क्योंकि आप हम किस डायरेक्शन में ले रहे हैं, सरकमफ्रंटियल ले रहे हैं, डायमीटर वाले को के रिस्पेक्ट में हम लोग ले रहे हैं। तो डायमीटर वाला जो होगा FC वाला होगा, उसको हम लोग एक तरीके से लॉन्गिट्यूडनल की तरह बिहेव करेंगे, और इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग लेटरल की तरह बिहेव करेंगे, जो आपका एक डायरेक्शन में लगा हुआ है। तो इसी बराबर क्या हो गया, मतलब FC इसका उल्टा कर देंगे लॉन्गिट्यूडनल का सेन, तो FC/E माइनस FL/ME हो जाएगा। तो यहाँ पे भी FC और FL का मान रखेंगे, तो यहाँ पे फिर क्या करेंगे, PD/2T कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस 1/2m आ जाएगा। तो ये आपका हो गया सरकमफ्रंटियल स्ट्रेन। तो अगर हमको यहाँ से ऊपर वाले में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की अगर हमको मिल जाए, तो अगर हम लोग जानते हैं EL बराबर क्या होता है, ΔL/L होता है। अगर हमको ΔL निकालना हो तो EL इंटू एल कर देंगे तो चेंज इन लेंथ आ जाएगा। इसी तरीके से EC बराबर क्या होता है, ΔD/D होता है। चेंज इन डायमीटर अगर निकालना हो तो ΔD बराबर क्या हो जाएगा, EC इंटू डी से हम लोग ΔD का मान फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगला हमारा है वॉल्यूम स्ट्रेन। अगला हमारा क्या है, वॉल्यूम स्ट्रेन। वॉल्यूम स्ट्रेन EV, तो हम लोग जानते हैं V बराबर क्या होता है, π/4D²। आंशिक अवकलन कर दीजिए, ΔV बराबर क्या हो जाएगा, π/4 हमने कॉमन ले लिया है। आंशिक अवकलन करेंगे तो क्या होगा, आंशिक देखिए यहाँ पे जब दो वेरिएबल होते हैं तब हम लोग आंशिक अवकलन करते हैं। जब दो या दो से अधिक वेरिएबल होते हैं तो हम लोग आंशिक अवकलन करते हैं। जब एक वेरिएबल होता है तो हम लोग पूर्ण अवकलन करेंगे एक तरीके से। तो यहाँ पे अगर D के सापेक्ष अगर हम लोग करेंगे, यहाँ पे हमने L के सापेक्ष किया है तो D² कांस्टेंट हो जाएगा, तो D² हो गया L का ΔL। और फिर दोबारा हम लोग प्लस करेंगे, फिर किसके आप सापेक्ष हम लोग कर रहे हैं, फिर हम लोग कर रहे हैं जो है यहाँ पे L के सापेक्ष कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, L को D² के सापेक्ष कर रहे हैं तो L को कांस्टेंट मान लेंगे, तो D² का हो जाएगा 2D, और फिर D का क्या हो जाएगा, ΔD इंटू L। आप लोग मैथ में पढ़ेंगे मैकेनिकल वाले, आंशिक अवकलन एक पार्शियल डिफरेंशियल आंशिक अवकलन एक आपका चैप्टर ही है, तो वहाँ पे पढ़ेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो V से दोनों तरफ भाग दे दीजिए, तो क्या हो जाएगा ΔV/V। और यहाँ पे हम जब भाग देंगे
तो यहाँ पे पाई बाई 4 डी स्क्वायर एल, तो पाई बाई 4 से पाई बाई 4 कट गया। वी मतलब क्या, पाई बाई 4 डी स्क्वायर एल, क्योंकि वी का मान क्या होता है, पाई बाई 4 डी स्क्वायर के बराबर होता है बेलन के केस में। देख लीजिए आप लोग एक बार, नहीं तो कन्फ्यूज रहेंगे। ये मान लीजिए आपका क्या है, सिलेंडर है, ये आपका क्या होगा, ये आपका होगा एरिया और ये हो गई लंबाई। एरिया का मान क्या होगा, पाई बाई 4 डी स्क्वायर, हमने कई बार पढ़ा चुका है। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है ए इंटू एल के बराबर होता है, यानी यहाँ से क्या आ जाएगा, पाई बाई 4 डी स्क्वायर एल के बराबर आ जाएगा आपका। तो यहाँ से इसको काटेंगे, डेल्टा एल डी स्क्वायर अपन डी स्क्वायर एल करेंगे और 2 डी डेल्टा डी एल अपन डी स्क्वायर एल करेंगे, तो ये डेल्टा एल अपन एल आ जाएगा, ये 2 डेल्टा डी अपन डी आ जाएगा। तो ई वी बराबर ई एल अपन 2 ई सी, ई एल का मान हमने रख दिया और हमने ई सी का मान रख दिया, यहाँ पे रख दिया। और इसको सॉल्व करिए, पी डी अपन 2 टी कॉमन हो गया, तो 1/2 माइनस 1/m हो गया, और यहाँ पे 2 का अंदर गुणा हो गया, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 2/m। तो यहाँ पे अगर हम लोग और सॉल्व करेंगे तो पी डी अपन 2 टी, अब देखिए 1/2 धन 2 यानी कि 2 और आधा 2.5, 2.5 मतलब 5/2 और माइनस 1/m, और 1/m यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, तो 1/m क्या हो जाएगा, माइनस 2/m आ जाएगा। तो ये हो गया ई वी का मान। तो ई वी बराबर डेल्टा वी अपन वी से चेंज इन वॉल्यूम अगर हमको निकालना हो तो डेल्टा वी बराबर क्या हो जाएगा, ई वी इंटू वी हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा चेंज इन वॉल्यूम आ गया। अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इन थिन स्फेरिकल सेल, यानी पतले गोली खोल में प्रतिबल तथा विकृति। तो पतले गोली खोल में कोई तरल हाई प्रेशर पर भरने के कारण खोल में केवल सरकमफ्रंटियल स्ट्रेस या हुप स्ट्रेस पैदा होता है। क्यों, क्योंकि इसमें लंबाई होगी ही नहीं, तीनों दिशाओं में एक्स वाई जेड तीनों दिशाओं में क्या होगा, आपका डायमीटर ही एक तरीके से होगा। तो माना पी क्या है, तरल का दाब है, डी क्या है, खोल का आंतरिक व्यास है, टी क्या है, खोल की मोटाई है, और ये क्या है, खोल में उत्पन्न परिधीय प्रतिबल है। तो ब्रस्टिंग फोर्स ड्यू टू प्रेशर जो होगा, प्रेशर इंटू प्रोजेक्टेड एरिया, तो यहाँ पे प्रोजेक्टेड एरिया क्या होगा, ये बीच वाला होगा, बीच वाला हिस्सा ये क्या होगा, एक तरीके से एक सर्किल है, और इसका एरिया क्या होगा, पाई बाई 4 डी स्क्वायर होगा। जहाँ पे भी आपका कर्व्ड सरफेस आएगा वहाँ पे प्रोजेक्टेड एरिया लेंगे। तो प्रेशर इंटू पाई बाई 4 डी स्क्वायर आ गया, और रजिस्टिंग फोर्स ड्यू टू स्ट्रेस क्या आ गया, स्ट्रेस इंटू रजिस्टिंग एरिया आ गया। तो ये हो गया एफ इंटू पाई डी टी। चूँकि यहाँ पे एफ एल और एफ सी का कॉन्सेप्ट नहीं है, इस नाते यहाँ पे हम एक सिंपल वर्ड एफ का यूज कर रहे हैं। तो एफ इंटू पाई डी टी आ गया। यहाँ पे पाई डी टी कौन सा होगा, ये वाला, जैसे आपका इस प्रकार से आपका है, तो ये वाला एरिया जो है आपका, ये वाला एरिया, साइड वाला एरिया, तो ये क्या होगा, अगर इसको अगर हम लोग देखें ऐसे कुछ आपका है, ऐसे आपका है कुछ, तो अगर हम लोग देखिए आंतरिक वाले का, ये आंतरिक वाले की लंबाई क्या होगी, पाई डी होगी, और काट के फैला देंगे, थिकनेस टी होगा, काट के फैला देंगे तो ऐसे हमारा दिखेगा। तो ये आपका परिधि क्या हो गया, परिधि हो गया पाई इंटू टी, और थिकनेस क्या हो गया टी, तो एरिया क्या हो जाएगा, पाई डी टी। एरिया आपका क्या हो गया, पाई डी टी हो गया, एफ सी इंटू पाई डी टी हो गया। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, रेजिस्टिंग फोर्स क्या है, रेजिस्टिंग फोर्स के बराबर है, तो एफ इंटू पाई डी टी जो है आपका पी इंटू पाई बाई 4 डी स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ से एफ बराबर क्या आ गया, एफ बराबर आ गया, सॉल्व करेंगे पी डी अपान 4 टी। तो आपका थिन स्फेरिकल सेल के लिए स्ट्रेस क्या आ गया, पी डी अपान 4 टी। यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल और सर्कमफ्रंटियल नहीं निकालना, एक ही आपका स्ट्रेस पैदा होता है। जो आपका बात करें स्ट्रेन इन थिन स्फेरिकल सेल, तो माना खोल के पदार्थ के लिए प्रत्यास्थता गुणांक ही है और पाई अनुपातिक बटे में। तो सर्कमफ्रंटियल स्ट्रेन या हुप स्ट्रेन क्या होगा, ई बराबर, अभी एक दिशा में मान लीजिए ले रहे हैं एक्स एक्स में, तो एक में लॉन्गिट्यूडनल मारेंगे तो वाई वाई में क्या हो जाएगा, आपका लेटरल हो जाएगा। तो एक बार एक एफ बटे ई लिखेंगे, माइनस एफ बटे एम में लिखेंगे, तो ई आपका हो गया एफ बटे ई कॉमन लेंगे 1 माइनस 1/m, और एफ का मान क्या आया था, पी डी अपान 4 टी। तो पी डी अपान 4 टी 1 माइनस 1/m आ गया। वॉल्यूम स्ट्रेन की अगर हम लोग बात करें तो वी बराबर आपका 4/3 पाई आर क्यूब होता है, वी का मान गोले के लिए 4/3 पाई आर क्यूब, और आर की जगह पे अगर हम d/2 रखेंगे तो वहाँ से आ जाएगा पाई बाई 6 डी क्यूब आ जाएगा, और आंशिक अवकलन करेंगे तो डेल्टा वी बराबर यहाँ पे पाई बाई 6 और यहाँ पे 3d स्क्वायर और इंटू क्या हो जाएगा, डेल्टा डी हो जाएगा। तो वी से दोनों तरफ भाग दे दीजिए, डेल्टा वी बटे वी हो जाएगा आपका पाई बाई 6 3d स्क्वायर इंटू डेल्टा डी और पाई बाई 6 डी क्यूब। तो 3 डेल्टा डी अपान डी आ गया ई वी का मान। तो यहाँ से ई वी क्या आ गया 3, आप डायरेक्ट भी ई वी बराबर 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम बात करें ई बराबर हमारा क्या, अच्छा सरकमफ्रंटियल स्ट्रेन में ई बराबर डेल्टा डी अपान डी होता है, तो चेंज इन डायमीटर डेल्टा डी बराबर ई इंटू टी कर देंगे, और ई वी बराबर 3 पी डी अपान 4 टी 1 माइनस 1/m आ गया, और ई वी बराबर डेल्टा वी बाई वी से चेंज इन वॉल्यूम निकालना हो तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा, ई वी इंटू वी के बराबर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग चेंज इन वॉल्यूम भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपके सिलेबस में बस इतना ही दिया हुआ है, लेकिन अगर कुछ न्यूमेरिकल आ जाए, आउट ऑफ सिलेबस भी आ जाए, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, जैसे आपका ज्वाइंट पे अगर आ गया,
ज्वाइंट की भी एफिशिएंसी दी हुई। जैसे हमारा जो सेल होता है, मान लीजिए हमको सेल बनाना है, तो ये सेल बनाना, ये मान लीजिए हमारा सिलेंडर हमारा आधे पार्ट में है। अब इसके ऊपर हम दूसरा एक सिलेंडर चढ़ा दिए, इसके ऊपर दूसरा सिलेंडर चढ़ा दिए, और ये हम बना लिए। कहने का मतलब ऐसे बनाएं, ऐसे हमारा क्या है, मान लीजिए आधा सिलेंडर हमारा है। अब इसको हमको इसके ऊपर से एक सिलेंडर और ऐसे हम चढ़ा दें, इसके ऊपर से एक सिलेंडर और हम चढ़ा दें, तो हमारा ये क्या हो गया। या ऐसे न समझिए, जैसे आप लोग बट जोड़ पढ़े हैं, बट जोड़ आप लोग पढ़े होंगे, तो बट जोड़ में ऐसे होता क्या है, मान लीजिए हमारे पास एक ऐसे है, एक सिलेंडर हमारे पास ऐसे है, ऐसे है, और यहीं से सटा करके एक दूसरा सिलेंडर है, यहीं से सटा करके क्या है, एक दूसरा सिलेंडर है। अब इसके ऊपर क्या कर दिया हमने, एक कवर प्लेट लगा दिया, चारों ओर से लपेट दिया, और इसको रिवेट द्वारा क्या कर दिया, यहाँ पे जोड़ दिया। तो यहाँ पे अगर देखें तो अगर ये हमारा, अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लगे, तो इस डायरेक्शन में फोर्स के लिए कौन सा ये ज्वाइंट है, ये आपका सरकमफ्रंटियल ज्वाइंट है। ये कौन सा ज्वाइंट है, सरकमफ्रंटियल, सरकमफ्रंटियल ज्वाइंट है। यानी कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के लिए आपका सरकमफ्रंटियल ज्वाइंट जिम्मेदार होगा। तो लॉन्गिट्यूड अगर ज्वाइंट एफिशिएंसी दिया हो, तो एफ एल का जो फार्मूला होगा थिन सिलेंड्रिकल सेल के लिए आपका क्या हो जाएगा, PD/4TE, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी आप किसका होगा, सरकमफ्रंटियल ज्वाइंट का एक तरीके से हो जाएगा, सरकमफ्रंटियल ज्वाइंट एफिशिएंसी होगा। और अगर हम जब लोग FC निकालेंगे, जैसे एक तरीके से ये हो गया, और एक तरीके से ऐसे भी हम लोग जोड़ सकते हैं। ये हमारा हो गया एक तरीके से, ये हो गया, और इसके ऊपर से आधा हिस्सा है, इसके ऊपर से आधा हिस्सा है हमारा, इसके ऊपर से आधा हिस्सा रहेगा। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ साइड में ऐसे जोड़ सकते हैं। जो साइड में हम लोग जोड़े रहेंगे, जब हम लोग साइड में जोड़े रहेंगे, तो इसके लिए कौन सा होगा, जब हमारा सरकमफ्रंटियल लगेगा तो उसके लिए लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट एफिशिएंसी जिम्मेदार होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो आपका ये वाला होगा थिन सिलेंड्रिकल सेल होगा, उसके लिए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जहाँ पे आएगा वहाँ पे सरकमफ्रंटियल ज्वाइंट एफिशिएंसी रहेगा, जहाँ पे सरकमफ्रंटियल स्ट्रेस आएगा वहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट एफिशिएंसी रहेगा। वैसे ये टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है, तो एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन कंपटीशन वगैरह में फार्मूला वगैरह ही पूछ सकता है। और ये फार्मूला जो है आपका है थिन स्फेरिकल सेल के लिए, किसके लिए है, थिन स्फेरिकल सेल के लिए है। तो थिन स्फेरिकल सेल में यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल होता ही नहीं है, तो यहाँ पे इफिशिएंसी को लिखा गया, इफिशिएंसी क्या है, सरकमफ्रंटियल ज्वाइंट आपका इफिशिएंसी है। तो इस प्रकार से ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में लोग जो है इसका न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे, तो ये आपका चैप्टर जो है कम्प्लीटली समाप्त हो जाएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।